हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का प्रैक्टिस सेट। और यह सेट इनक्रिया बुक से किया जा रहा है, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। 6 सेट का डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया गया है, जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर डाल दिया जाता है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया है। और इस समय भारत का अगर वायसराय पूछ दे तो वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इस समय भारत का वायसराय था। इसी के कार्यकाल के अंतर्गत ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न। पोर्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के मध्य हुआ था। ये जो संधि था यह जापान और रूस है। जापान और रूस के मध्य पोर्ट्समाउथ की संधि हुआ था। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जापान और रूस। और यह संधि अगर पूछ दे इसका डेट, ये संधि 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोर्ट्समाउथ का संधि हुआ था जापान और रूस के मध्य। एक शब्द आता है पीत आतंक। पीत आतंक के नाम से जापान को जाना जाता है। अगर पूछ दे कि रूसी क्रांति कब हुआ, तो रूस की क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति हुआ 1789 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। काकतीय राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। काकतीय वंश की यहाँ पे संस्थापक पूछ रहा है, तो इसका संस्थापक है बीटा प्रथम हो जाएगा। 3 का 2 नंबर। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम है। अगर विष्णुवर्धन की बात करें तो यह होयसल वंश का संस्थापक है, और जिसकी राजधानी हो जाएगा द्वार समुद्र। आगे देखिए, प्रथम महिला निम्न में से कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला थी कादम्बनी गांगुली। यहाँ पे आप लोग एनी बेसेंट मत मारिएगा, क्योंकि यह पूछ रहा है कि किसने संबोधित किया था। संबोधित करने के बाद कह रहा है, प्रथम अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। तो कादम्बनी गांगुली वह महिला है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को पहली बार संबोधित किया। अगर यहीं से प्रश्न पूछता है और यह कब किया गया था, तो यह 1889 में की थी। 1889 में की थी, ठीक है। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तब हो जाएगा एनी बेसेंट। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। पहली भारतीय महिला की बात कर दे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा 1925 ईस्वी में। 7 में से 8 जोड़ दीजिएगा तो 1925 आ जाएगा। और तीसरी महिला अध्यक्ष थी एक 1933 ईस्वी में। तो ये 3 महिला जो थी वो कांग्रेस के अध्यक्ष में भाग ली थी, 17, 25 और 33। और कादम्बनी गांगुली जो पहली महिला है जो संबोधित की थी 1889 के मुंबई अधिवेशन में। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध हो जाएगा मजरूल हक से। 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजरूल हक। राधा स्वामी नायर का संबंध हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन से। इनका संबंध राधा स्वामी नायर का संबंध है। और दादू दयाल का संबंध हो जाएगा निरंकारी आंदोलन से। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में से किसने किया था। यह भी प्रश्न बहुत आजकल चर्चा में है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान जो है वह बतख मियाँ ने बचाया था। कहा जाता है कि दूध में जहर मिलाने को कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इसने जहर नहीं मिलाया था। आगे देखिए 7 नंबर में कहा गया कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे। तो इसके अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और दीवान चमन लाल इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रथम सचिव थे दीवान चमन लाल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे ताम्रपाषाण कालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है। तो खैराडी जो ये स्थल है, यह इसका संबंध बिहार से नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश से। खैराडी का संबंध यूपी से हो जाएगा। फिर ताराडी, सेनुवर, सोनपुर, ये सभी का संबंध बिहार से है। अगला प्रश्न 9 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज 1853 ईस्वी में किया गया था। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1853। माउंट आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। तो इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, और यह राजस्थान में है, जिसका संबंध जैन धर्म से है। चलिए देखिए 11 नंबर कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलूग खां था।
उलुग खां किस शासक का मूल नाम था? तो यह बलवन का नाम था। बलवन का मूल नाम था उलुग खां, जिसका कार्यकाल अगर बात करें, इसका संबंध बलवन का संबंध गुलाम वंश से है, जिसका कार्यकाल अगर बात करें तो इसका कार्यकाल 1266 से लेके 87 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। गुलाम वंश के बाद फिर आता है खिलजी वंश, उसके बाद फिर तुगलक वंश आता है। सिजिदा और पावोस शब्द आता है कि सिजिदा और पावोस की शुरुआत किसने किया? तो यह भी बलवन के द्वारा ही किया गया था। चलिए आगे देखिए 12 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है और जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो भारत का केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है कि अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से निर्मित पहला गुंबद है और यह सीरी को अपनी राजधानी के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो 2 गलत है, 1 सही है। चलिए देखिए 13 नंबर, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया? तो यह 2021 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन शामिल है? तो इसमें सभी शामिल है। यूरोपीय संघ के देशों में आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein सभी। इसके अतिरिक्त कौन शामिल है? तो इसके अतिरिक्त सभी देश शामिल है और यूरोपीय संघ के मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है और यह पराक्रम दिवस का संबंध सुभाष चंद्र बोस से है। अगर जनवरी की बात कर ले तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। मतदान दिवस की अगर बात करें तो वो भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और सर्वोदय दिवस मनाया जाता है कब? तो 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस और वन्य जीव दिवस 5 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न दिया गया है और 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न की देने की जो शुरुआत है, इसका शुरुआत 1954 से किया गया है। जो हर वर्ष 3 व्यक्ति को भारत रत्न देने की व्यवस्था किया गया था, लेकिन 1999 ईस्वी में पहली बार 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया और 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा जो यह इनायत खां की कृति है। 17 का 1 हो जाएगा। आगे देख लीजिए 18 नंबर कि निम्न में से किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? कागजी स्वर्ण के रूप में एसडीआर को जाना जाता है। 18 का 1 हो जाएगा, यानी गोल्डन पेपर। देखिए 19 नंबर, फिलिप वक्र किसको दर्शाता है? तो जो फिलिप वक्र होता है यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी इन दोनों को दर्शाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। 19 का 3 हो जाएगा। 20 नंबर में कहा गया कि जुड़वा घाटी किसे कहते हैं? सॉरी, जुड़वा घाटा है। तो जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? तो यह राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? तो यह आर्थिक विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए 22 नंबर, इसमें कहा गया है कि सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में से क्या शामिल है? सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण के रूप में प्राप्त धन और संपत्ति के बेचने से प्राप्त धन, इन दोनों को शामिल किया गया है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखिए 23 नंबर कि भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण तमिलनाडु राज्य में किया जा रहा है। यह दक्षिण भारत में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए 24 नंबर, किस संस्थान के द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? प्रगति 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS के द्वारा किया जा रहा है। तो 24 का 1 हो जाएगा। किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिला है? तो देश का सबसे ऊंचा सुरंग के रूप में सेला सुरंग को कहा जाता है। यह देश का सबसे ऊंचा सुरंग है और इसे आधिकारिक तौर पर घोषणा भी कर दिया गया है
कि देश का सबसे ऊंचा सुरंग सेला सुरंग है और यह असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को जोड़ता है। भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संविधान पार्क है, तो संविधान पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया है। चलिए देखिए 27 नंबर कि भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है? भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान को नक्षत्र सभा नाम दिया गया। 27 का 1 होगा। आगे देखिए 28 नंबर कि हाल ही में किस देश के 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? किस देश के द्वारा 6G को लॉन्च किया गया है? तो यह जापान के द्वारा 6G लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 29 नंबर की हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा 2025 में पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा किया गया और कितने व्यक्तियों को? तो 7 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा किया गया है। अगर इस अवार्ड की बात करें पद्म पुरस्कार की तो कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें से 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया जाएगा और 113 व्यक्ति को पद्म श्री दिया जाएगा। एक बार जोड़ लीजिए 113, 19 और 7 139 हो जाएगा। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का जो यह अवार्ड है यह जेनी एपेन केब को दिया गया है। 30 का 3 हो जाएगा। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? 10वां विश्व जल मंच का आयोजन बाली इंडोनेशिया में पड़ता है। यहीं पर 10वां विश्व जल मंच का आयोजन किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो हस्ताक्षर है वह ईरान के द्वारा किया गया है। 32 का 4 हो जाएगा ईरान। देखिए 33 नंबर विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 2024 में भारत का रैंकिंग था 39 है। 2024 में भारत की रैंकिंग है 39। आगे देखिए 34 नंबर कौन सा देश भारत की रुपे सेवा को शुरू करने की घोषणा किया है? तो भारत की रुपे सेवा को शुरू करने की घोषणा अभी वर्तमान में मालदीव के द्वारा किया गया है। 34 का 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 35 नंबर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष कपिल सिब्बल को बनाया गया है। 35 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखा गया है? तो इस योजना के तहत बिहार के 33 स्टेशनों को पुनर्विकास किया जाएगा। चलिए देखिए 37 नंबर किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की घोषणा किया गया है? तो ब्लैक टाइगर सफारी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा, जो ओडिशा राज्य में है। ओडिशा राज्य में स्थापित किया जाएगा और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, तो यहाँ से देखिए कि कान्हा टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश राज्य में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में है। आगे 38 नंबर हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला गया है? तो 30 स्थानों का नाम अरुणाचल प्रदेश में बदला गया है। 38 का 4 हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर ये 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया। अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। और वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? गगन शक्ति का जो संपन्न हुआ यह जैसलमेर राजस्थान में संपन्न हुआ है। जैसलमेर राजस्थान। अगला प्रश्न 41 नंबर किस रोग से होने वाली मौत के समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन यह मलेरिया के लिए किया गया, मलेरिया रोग के लिए किया गया है। अगला है 42 नंबर किस ओलंपिक में 128 साल के बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा किया गया है? तो लॉस एंजिल 2028 में क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा किया गया है 2028। चलिए देखिए 43 नंबर किटी कॉर्नर, तो और 43 का सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं 44 में, तो 44 का मिला लीजिएगा। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इग्नोरेंट और 45 का बैफलिंग का हो जाएगा। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखिए 46 नंबर
मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में करण कारक है, करण कारक है। 46 का 2 है। 47 में कहा गया कि कालिंदी, कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में से क्या है? तो कालिंदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यमुना, यमुना इसका सही है। आगे है कि वह बहुत मधुर गाता है, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें परिवेशन शब्द का चयन करें तो इसमें परिवेशन शब्द हो जाएगा बहुत, वह बहुत गाता है। चलिए आगे 49 नंबर के निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है तो इसमें नैराश्य, नैराश्य जो है यह पुल्लिंग शब्द है। 49 का 4 हो जाएगा। 50 में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो मुझे भारी दुख हुआ है, मुझे भारी दुख हुआ है, यह जो वाक्य है वह अशुद्ध है, क्योंकि यह गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पे भारी की जगह बहुत होगा कि मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ है, तब यह सही होगा, भारी गलत है। चलिए देखिए 51 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 51 में आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। कैसे? कि गर्भ जलधारा प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलता है, बिल्कुल सही बात है यह। और ठंडी जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है, यह भी सही है। तो इसमें 1 और 2 सही है, बाकी 3 गलत है। आगे देखिए कि तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाले जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तस्मान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाले जल संधि का नाम हो जाएगा बॉक्स जल संधि, बॉक्स जल संधि सही उत्तर है। कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है? तो यह 24.70 जो यह उच्च सीमा माना गया है। निम्नलिखित में से कौन एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील हो जाए कांवर झील, जो बिहार के बेगूसराय में है। और यह बिहार का पहला रामसर साइट भी है, पहला था, लेकिन अभी बिहार में 3 रामसर साइट है, जो जम्मू का नागा और नकटी को भी शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे क्यूरिंग कहा जाता है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। 56 नंबर देखते हैं, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया? तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाने की स्थापना 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में बराक नदी के किनारे कुल्टी नामक शहर यानी पश्चिम बंगाल में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से अगर बात करें तो पंपास जो है यह जो अर्जेंटीना में यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। और यह पंपास कहाँ पर है? तो यह अर्जेंटीना में हो जाएगा, सवाना अफ्रीका में हो जाएगा, कंपोस ब्राजील में हो जाएगा और लानोस वेनेजुएला में हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक जो दशकीय वृद्धि हुआ है वह दादर और नागर हवेली में हुआ है, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए 59 नंबर कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण तिथि दिवस हर वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। चलिए आगे 60 नंबर की कावला वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कावला वन्य जीव अभ्यारण्य यह तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना राज्य में स्थित है कावला वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए देखिए 61 नंबर पॉलिटी से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो यह जो अधिकार दिया गया था यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत दिया गया है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत यह अधिकार दिया गया। आगे देखिए 62 नंबर संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसमें टोटल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य इसमें था। चलिए आगे देख लेते हैं 63 नंबर भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड के संविधान से ही DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है और आयरलैंड के संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व को स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगर बात करें कि अमेरिका से, तो अमेरिका से अगर हो जाएगा प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी चीजें अमेरिका से ग्रहण किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए आगे देखिए 64 नंबर संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है?
संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 में किया गया है। भाग 8 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया है? तो इसका अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया। अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, और 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया, और अनुच्छेद 27 और 28 का धर्म की आजादी से है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वे कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? तो वह थे एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा पहले राज्यसभा के सदस्य थे, फिर बाद में प्रधानमंत्री बन गए। निम्नलिखित में से किस 3 राज्यों की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो यह हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश में, और मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों जगहों पर राज्यसभा सीटों की संख्या समान है, यानी 11। इन तीनों जगह राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या 12 हो जाएगा, राजस्थान में 10 है, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2, 3, 5। आगे देखिए 68 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? तो यह 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के तहत यह अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया था। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 67 नंबर में कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर से किया गया था। लॉर्ड कर्जन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है? तो बिल्कुल गलत है। लॉर्ड कर्जन नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो 3 नंबर गलत है। पंचायत मेंबर बनने के लिए न्यूनतम उम्र हो जाएगा 21 वर्ष, तो यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह गलत। आगे देखिए 70 नंबर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? तो इन तीनों के निधन पर 12 दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। जबकि अगर यहीं पे पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इनके निधन पर 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया गया है, और अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया गया है। तो इसमें से दोनों कथन सही होगा। आगे देखिए 72 नंबर, कि निम्नलिखित में से किन तरीकों या प्रक्रमों के द्वारा उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन 3। और चालन और संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे देखिए 73 नंबर, कि किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें मैक्सवेल का क्रॉक-अस्कू नियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 74 में केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है। कैसे? तो द्रव्यों के द्वारा लगाया गया घर्षण बल को कर्षण या ड्रैग कहा जाता है। तो यही ऑप्शन 2 सही है, बाकी पहला ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को अकॉस्टिक्स कहा जाता है। 75 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एकॉस्टिक्स। आगे देखिए 76 नंबर, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा परमाणु से इसका संबंध हो जाएगा टोकामक नामक उपकरण का। आगे देखिए 77 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है? तो यह उत्क्रम परासरण विधि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन ए जो है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो ये गलत है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में छोटा होता है, बड़ा नहीं बल्कि छोटा होगा। तो 78 का एक गलत हो जाएगा। आगे देखिए 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बना होता है? तो तांबा और जस्ता से डच धातु बना होता है।
आगे देखिए 80 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक कौन सा गुण है, तो यह इसका गलनांक जो होता है वह उच्च होता है। गलनांक इसका उच्च होता है, यही सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है, इसका गलनांक उच्च होता है। आगे देखिए 81 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तर के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है। तो ये 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 82 नंबर कि वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है, तो यह क्या कहलाता है। तो किसी भी अयस्क को उसके गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके जो निष्कर्षण किया जाता है उस विधि को प्रगलन कहा जाता है, उसे प्रगलन कहा जाता है। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CHO। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यौगिक के बारे में सत्य नहीं है, यानी यौगिक के बारे में गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी देखिएगा कि यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होता है, जो बिल्कुल गलत है। यौगिक में परिवर्तनशील संरचना नहीं होता है, तो यह गलत। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। तत्व नए यौगिक को बनाने के लिए अभिक्रिया करता है। 3 गो सही है, बाकी चौथा गलत है। आगे देखिए 86 नंबर विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो विटामिन के संबंध में आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं कर सकते, जो बिल्कुल गलत है। आंत में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं आंत में जो विटामिन का उत्पादन करते हैं, और वह है विटामिन के, इसका उत्पादन किया जाता है। जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है, तो उसे क्या कहते हैं। जब भी भोजन का विघटन जो है वह बिना ऑक्सीजन के उपयोग से होता है, तो उसे अवायवीय शोषण कहा जाता है। अवायवीय शोषण कहा जाता है। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऊर्जा का अंतिम अगर स्रोत की बात करें तो वह हो जाएगा सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। निम्न में से वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पन्न होता है या उत्पत्ति होता है। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थैलेसीमिया। 89 का एक क्रम हो जाएगा थैलेसीमिया। आगे देखिए 90 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा रोग, यहाँ पे रोग होगा कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है। तो वह हो जाएगा दाद जो है यह कवक की वजह से होता है। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है। तो महिलाओं का प्राथमिक यौन अंग हो जाएगा अंडाशय। 91 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है। उस मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जो कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी पादप ऊतक है। तो हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों जो है यह जटिल अस्थायी ऊतक है। पादप जो है यह पादप ऊतक है। आगे देखिए 94 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो वह हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह मार्ग और निर्माण सतह दोनों के लिए कार्य करता है। चलिए देखिए 95 नंबर जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो ये जो जटिल खाद्य पदार्थ होता है, जटिल खाद्य पदार्थ यह एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है एंजाइम की मदद से। 95 का 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा, PDF ग्रुप में डाल दिया गया है। अगर बना लिए हैं तो आंसर मिला लीजिए। 96 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1500 डी नंबर है। 97 का देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 वर्ष। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और 99 का देख लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000। और 100 का यानी इस सेट का अंतिम प्रश्न है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5% इसका सही उत्तर है। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का जो प्रश्न है, आज का सेट था वह समाप्त होता है। तो आप सभी लोग का कितना नंबर आया है कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने भाइयों तक जरूर पहुंचाएं जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।